पिछले पार्ट में हम लोग यह देख रहे थे कि यदि आपतित किरण को एक कुछ एंगल से मूव कराया जाए तो परावर्तित किरण भी उतने ही एंगल से मूव कर जाती है। और फिर हमने यह देखा था कि यदि दर्पण को कुछ कोण से मूव कराया जाए तो परावर्तित किरण उसके दुगने एंगल से मूव कर जाती है। दोनों के समय सेंस ऑफ रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, यह ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, उन दोनों को समराइज कर देते हैं और थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे क्या क्या इफेक्ट होने वाली है। अब इसके बाद हम लोग 2-3 अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, तो एक छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद उस पर न्यूमेरिकल करेंगे और आज का क्लास फिर यहाँ फिनिश हो जाएगा। और अगली क्लासेस से हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। समतल दर्पण में अच्छे कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद पुनः हम गोलीय दर्पण के पास जाएंगे और इस तरह से करते करते हमारे परावर्तन का मैक्सिमम पार्ट फिनिश होने लगेगा। फिर हम लोग कुछ सूत्र के बारे में जानेंगे, वो सारी चीजें धीरे धीरे आगे आएंगी। पहले हम क्या करते हैं, जो हम पिछले पार्ट में पढ़े थे उसको समराइज कर लेते हैं। देखिए इस फिगर से जरा सा समझिएगा, यह है रिफ्लेक्टेड रे, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण और यह आपकी दर्पण है। यह एंगल थीटा थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा ऑफ इंसिडेंट रे, क्या था, अल्फा ऑफ इंसिडेंट रे। अल्फा ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था बीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान क्या देना है, यदि यह एंटी क्लॉकवाइज है तो यह किधर आई थी, क्लॉकवाइज आई थी। अच्छा, ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखिए यह भी कोण है, यह भी कोण है, दोनों तरफ टाइम से हमने डिवाइड किया था। तो अल्फा बाई टी आपतित किरण, आई से इंसिडेंट, आपतित किरण बराबर बीटा बाई टी आर से रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण। और आपको पता है कि कोण बटा समय, तो एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, तो लिख सकते हैं ओमेगा ऑफ आपतित किरण बराबर ओमेगा ऑफ परावर्तित किरण, कोणीय वेग आपतित किरण का और यह क्या है, कोणीय वेग परावर्तित किरण का। पर ध्यान क्या देना है कि यदि यह क्लॉकवाइज होगी तो बगल वाली क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे बराबर माइनस ऑफ ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है और इसके लिए कंडीशन भी ध्यान रखना है, क्या कि दर्पण यहाँ पे नियत होनी चाहिए। आपतित किरण को जितने कोण से मूव कराएंगे परावर्तित किरण भी उतने ही कोण से मूव कर जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। अब हम चलते हैं सेकंड रिजल्ट के पास। देखिए सेकंड रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको, सेकंड रिजल्ट कुछ इस तरह से थी। इस बार मिरर को मूव करा दिए थे, यह मिरर एम था, यह मिरर एम डैश हो गया था कितने एंगल से, अल्फा। यह आया था आर डैश, यह था आई, और आपको देखने को क्या मिला था, और इसी का एंगल हमने क्या मान लिया था, ये एंगल था बीटा। तो हमने क्या देखा था कि बीटा बराबर 2 अल्फा, जहां पर बीटा क्या है, परावर्तित किरण का कोण, और अल्फा क्या है, दर्पण का। ओके, अब क्या करते हैं दोनों को, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें दोनों सेम डायरेक्शन, देखिए यह भी क्लॉकवाइज तो यह भी किधर है, क्लॉकवाइज। यह क्लॉकवाइज तो यह भी किधर होगी, क्लॉकवाइज। यह एंटी क्लॉकवाइज तो यह भी किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों तरफ हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए बीटा बाई टी, बीटा किसका था, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण बराबर 2 इंटू अल्फा बाई टी, और यह किसका था, तो यह था आपका मिरर यानी मिरर दर्पण का। सही है। अब चलते हैं, देखिए बीटा बाई 2, तो अब कोण बटा समय, एंगुलर वेलोसिटी किसका यानी कोणीय वेग किसका है, तो परावर्तित किरण का बराबर 2 इंटू कोणीय वेग किसका, दर्पण का। और यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो दे गया और सेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह क्लॉकवाइज है तो यह भी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज तो यह भी एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो इस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ कवर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आफ्टर दैट फिर से हम टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे जाएंगे और धीरे धीरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए एक लास्ट कॉन्सेप्ट डील करेंगे और डील करने के बाद ये क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी आज की। चलिए अब प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम टाइप नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा इस कॉन्सेप्ट पे, अभी जो पढ़े उस पे।
देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि यदि आपतित किरण को की स्पीड कितनी दी हुई है 10 रेडियन पर सेकेंड, आपसे पूछा है कि परावर्तित किरण का स्पीड क्या होगा। दूसरे केस में आपको क्या दिया है कि मिरर ओमेगा ऑफ मिरर आपको दे दिया है, मानते हैं 20 रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण का बताइए कोणीय वेग कितना होगा। यहाँ पे कोणीय वेग आपतित किरण का 10 दिया है, आपसे पूछा है कि परावर्तित किरण का कोणीय वेग कितना होगा। यहाँ पर आपको दिया है आपतित किरण का यहाँ पर आपको दिया है कि दर्पण का कोणीय वेग 20 रेडियन पर सेकेंड है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए परावर्तित किरण का कोणीय वेग कितना होगा। अब देखिए ये दोनों अलग अलग है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें दोनों होगा, उसमें क्या करने को होगा तो जरा से ये देख लीजिए। यहाँ पर क्या कर दिया है आपतित किरण को ही मूव करा दिया 10 रेडियन पर सेकेंड से, और परावर्तित किरण को ही दर्पण को ही मूव करा दिया है कितने से, तो दर्पण को मूव कराया है आपका 20 रेडियन पर सेकेंड से। तो दर्पण को इस बार देख रहे थे कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। पहला टाइप क्या होता है कि यदि आपका आपतित किरण 10 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रही हो, गति कर रही हो, तो परावर्तित किरण कितने से गति करेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि दर्पण 20 डिग्री से मूव करने लगे, गति करने लगे, तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से गति करेगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या आ सकता है, थर्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि जब आपतित किरण भी गति करे और साथ ही साथ दर्पण भी गति करे, और दोनों का वैल्यू दिया है 10 रेडियन पर सेकेंड और 20 रेडियन पर सेकेंड, और आपसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए परावर्तित किरण कितने के कोण से या कितने के स्पीड से गति कर जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फिर से देख सकते हैं कि ओमेगा किसका रिफ्लेक्टेड रे का कितना होगा। चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन को डील करते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपने क्या देखा कि दर्पण नियत है, और आपको पता है कि जब दर्पण नियत होती है, दर्पण मूव नहीं करती है, तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बराबर माइनस ऑफ ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे होता है। अब माइनस लिखेंगे। अब देखिए ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे 10 रेडियन पर सेकेंड, और देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो हम लिख सकते हैं 10 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। सही है, ओके। अब क्या करोगे 10 रेडियन पर सेकेंड, और इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज से वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किधर चला आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या देखा गया कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस बार आपतित किरण नियत है, परंतु हमारी दर्पण को कितने से मूव कराया जा रहा है 20 रेडियन पर सेकेंड, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए परावर्तित किरण कितने से मूव करेगी। तो इसके लिए थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा कि ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बराबर 2 into ओमेगा ऑफ द मिरर, और आपको ये भी पता है कि दोनों का सेंस, अगर यह क्लॉकवाइज तो यह भी क्लॉकवाइज, यह एंटी क्लॉकवाइज तो यह भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, और देखिए यहाँ पे कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड, बट साइन देखिए यह है घड़ी की सेम दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 40 रेडियन पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए यानी कि यह दोनों तो सेपरेटली बन चुका है, बट यदि क्वेश्चन ऐसा चला है कि आपको दे दे कि आपतित किरण भी मूव कर रही है और दर्पण भी मूव कर रहा है, तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे जब दर्पण में दोनों केस प्रेजेंट हो, दर्पण भी मूव करती हो और आपतित किरण भी मूव करती हो। अब चलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सोचना कैसे चाहिए कि इसमें देखिए दो केस है, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से एक एक केस को लेंगे। पहले हम लेंगे कि आपतित किरण गति कर रही है तो मिरर फिक्स, दूसरी बार लेंगे कि आपतित किरण फिक्स है तो मिरर क्या कर रही है, गति कर रही है। तो चलिए हम लेते हैं फर्स्ट ए में क्या ले लेंगे, ए में ले लेते हैं दर्पण फिक्स्ड है मतलब नियत है। तो दर्पण यदि फिक्स होगी और आपतित किरण को हम 10 से मूव कराते हैं तो परावर्तित किरण कितने से मूव कर जाती है। तो इसका फॉर्मूला आया था ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे माइनस ऑफ ओमेगा ऑफ द इंसिडेंट रे। तो ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे माइनस, अब देखिए 10 रेडियन पर सेकेंड, और इसका सेंस देखिए किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा 10 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। यह किसका मिला, तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आपको मिले। तो हम लोग ने देख लिया कि जब ऐसे क्वेश्चन को बनाने का मेथड क्या है कि जब भी एक ही क्वेश्चन में दोनों केसों यानी कि आपतित किरण भी मूव कर रही हो और
दर्पण भी मूव कर रहा है, तो उस केस को बनाने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट केस क्या लिया कि दर्पण को हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो जब दर्पण फिक्स हो गई और आपतित किरण 10 डिग्री रेडियन से मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है, प्रवर्तित किरण कितने से मूव करी, 10 रेडियन पर सेकंड। बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि यदि इसका सेंस ऑफ रोटेशन, ये देख रहे हो आप एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर वाला सेंस ऑफ रोटेशन किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। ओके, फर्स्ट केस देख चुके हैं। अब हमको क्या करना है, सेकंड केस में क्या मानेंगे, तो सेकंड केस में देखिए अब क्या करेंगे कि आपतित किरण को फिक्स कर देंगे। अब क्या सोचेंगे कि केवल दर्पण मूव कर रही है, तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए केस बी, यहाँ पे आपको यह देखने को मिल रहा है कि यदि आपतित किरण फिक्स्ड हो, आपतित किरण में कोई चेंज नहीं करना है और आपकी दर्पण कितने से मूव कर रही है, 20 रेडियन पर सेकेंड। और इसका फॉर्मूला हमने देखा पिछले वीडियो में कि ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल्स टू 2 इंटू ओमेगा ऑफ द मिरर। यहाँ पे आते हैं 2। अब देखिए ओमेगा ऑफ द मिरर, तो ओमेगा ऑफ द मिरर कितना दिया आपके क्वेश्चन में, 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। और इसका सेंस देखिए, तो यह है घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। ओके, यानी कि लास्टली जो आंसर आया 40 रेडियन पर सेकेंड किधर आया, क्लॉकवाइज। अब जरा सा देखिए, फर्स्ट केस में आंसर आया था 10 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज, सेकेंड केस में आंसर आया 20 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी 40 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। और आपको क्या करना है, चूंकि एक ही क्वेश्चन में क्या क्या है, आपतित किरण को ही मूव कराया गया है और साथ ही साथ आपके दर्पण को ही मूव कराया गया है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कुल प्रवर्तित किरण कितने कौन से मूव करेगी, तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट सोचते हैं, दोनों का आंसर निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि देखिए अगर पहले वाले का आंसर क्लॉकवाइज है, दूसरे वाले का भी क्लॉकवाइज है, तब ऐड करेंगे तो दोनों का सेंस सेम है, तो दोनों को प्लस करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, बट जैसे ही अपोजिट सेंस हो जाती है, मतलब वन क्लॉकवाइज है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ओमेगा नेट किसके लिए, तो प्रवर्तित किरण के लिए, यानी रिफ्लेक्टेड रे। आपको फर्स्ट केस में मिला था 10 और सेकेंड में मिला 40 और ये हो गया रेडियन पर सेकेंड, और दोनों देखिए वो भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो आंसर किस में आया, क्लॉकवाइज। तो लास्टली आपको आंसर मिल रहा है 50 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। ओके, तो ये हमारा टाइप नंबर 1 प्रॉब्लम होगा, जिसमें हमने क्या देखा, तो जिसमें हमने यह देखा कि यदि हमारी आपतित किरण को 30 डिग्री से मूव कराया जाए तो प्रवर्तित किरण भी 30 डिग्री से मूव करती है। यदि दर्पण को 30 डिग्री से मूव कराया जाए तो प्रवर्तित किरण 60 डिग्री से मूव करती है। और जब एक ही साथ दोनों हो जाए, मतलब क्या, आपतित किरण भी मूव कर रही है और दर्पण भी मूव कर रही है, तो बारी बारी से सोचेंगे और दोनों को एड अप कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं हम टाइप 2 प्रॉब्लम के पास। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम आपसे कैसे पूछा जाएगा, टाइप 2। तो टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि हमारे पास एक मिरर है, यह आपकी अभिलंब है, यह आपका दर्पण है और यह आपतित किरण, और यह आपकी क्या है, प्रवर्तित किरण है। अच्छा, यह एंगल आपतन कोण है और आपको पता है जितना आपतन कोण होती है उतनी ही प्रवर्तन कोण होती है। माना कि देखिए क्वेश्चन में क्या करता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या किया जाएगा कि जो आपतित किरण है उसका इक्वेशन दिया है, मानते हैं I माइनस √3 j कैप, और प्रवर्तित किरण का भी इक्वेशन दे देगा आपको I प्लस √3 j कैप, और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द एंगल, यानी कि बताइए आपतन कोण कितना होगा, या आपसे भी पूछ सकता है कि प्रवर्तन कोण कितना होगा। अब देखिए इसमें कैसे कैसे, जैसे एग्जामिनर होता है जब क्वेश्चन सेट किया जाता है तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन सेट कर सकता है, ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 1 A B C D में मानते हैं 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, पुनः आपका 30 डिग्री है, और फोर्थ होता है नन ऑफ दिच। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते वक्त
कितने कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे और कहाँ कहाँ गलतियां होंगी इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, यह दर्पण है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब। अब जैसे ही इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं और उसमें जो एग्जामिनर होता है आपका क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए किस तरह से फीड करता है। फर्स्ट है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड नन ऑफ दिस। और यहाँ पे देखिए जो लोग, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं सही से क्लियर है, इन चारों ऑप्शन में फंस जाएंगे और चारों से चारों ऑप्शन कोई ना कोई आंसर देगा और गलत आंसर आ जाती है। अब जैसे समझते हैं, देखिए फर्स्ट टाइप का बच्चा वो होगा, वो आने के बाद सबसे पहले क्या देखेगा कि अच्छा ये दर्पण, प्रवर्तित किरण, आपतित किरण, इसका मतलब यह क्वेश्चन कहां से है, प्रकाश से है। और अगर प्रकाश में उसने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं किया है तो उसके मन में आता है कि न देखा है ना देखने दूंगा, और कहां पे चला जाएगा, नन ऑफ दीज, और वो तुरंत आता है क्योंकि उसने प्रकाश में ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे। जब कोई अगर आपको लिंक करके नहीं पढ़ा रहा है, इसका मतलब आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए नन ऑफ दीज, उन सारे बच्चों का गलत हो जाएगा जो इस तरह के क्वेश्चन लाइट में नहीं किए होंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि अब इस क्वेश्चन को बनाए कैसे। अब मानते हैं कि एक उस टाइप का बच्चा है जो इसको बनाना जानता है, वह कहाँ कहाँ गलतियां करेगा। तो देखिए हम दो मेथड से इसको करके दिखाते हैं। फर्स्ट गलती कहाँ हो और सेकंड हम देखते हैं कि इसका सही वाला आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि माना कि हमारे पास दो सदिश राशि है ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमको पता होता है कि ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो सदिश राशि है, एक सदिश राशि है आई जिसका वैल्यू है आई माइनस रूट थ्री जे, एक सदिश राशि है आर जिसका वैल्यू है आई प्लस रूट थ्री जे। अब क्या करेगा लोग, जो बच्चा होगा वो क्या करने वाला है, या ए की जगह इस वेक्टर को रखेगा तो आई माइनस रूट थ्री जे कैप डॉट अगले वाले को क्या रखेगा बी, तो बी वेक्टर वहां है आई प्लस रूट थ्री जे कैप। सही है, आगे चलते हैं। अब वेक्टर ए का मोड, मोड मतलब वैल्यू। तो देखिए किसी वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं तो उसके इसमें होता है x के कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिए 3 के रूट का स्क्वायर तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, और 4 का अंडर रूट करोगे तो यहाँ पे भी 2 मिलेगा और यहाँ पे भी 2 मिलेगा। और cos थीटा, अब देखिए थीटा क्या दिखा, यह a है और यह b है, तो थीटा प्लस थीटा तो कितना हो गया 2 थीटा। यहाँ से करोगे तो i को i के साथ डॉट करेंगे तो 1, j को j के साथ डॉट करेंगे तो देखिए रूट 3 टू रूट 3 तो 3, और z और j इक्वल टू 1, बीच में माइनस है और हो गया 4 cos 2 थीटा। यहाँ पे आई कितना cos 2 थीटा इक्वल्स टू -1/2, यानी 2 थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। सही है, तो थीटा का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री, और ये ऑप्शन में प्रेजेंट है। मतलब सेकंड टाइप के स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को जानते हुए भी गलत करेंगे क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इस क्वेश्चन को बनाए कैसे। उन्होंने डॉट प्रोडक्ट भी सही लिया, सारा कंडीशन सही लिया, और देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे वेट कर रहा है, और जैसे ही आप किसी भी एग्जाम में जाओगे और ऑप्शन मिल जाएगा तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, तुरंत यहाँ पे आप लगाओगे। बाहर आने के बाद बच्चे यही करते हैं, सारा क्वेश्चन बना दिए बट फिर से आपका ये गलत हो गया। आप देखते हैं कि इसमें सही आंसर क्या है और क्या करना चाहिए इसके लिए। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं, लाइट का क्वेश्चन तो है नहीं, बस लाइट में दिया गया है, लाइट में बताया जा रहा है, बट एक क्वेश्चन रियल में है तो आपके सबसे पहले चैप्टर वेक्टर से दिया गया है। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हमारे पास दो सदिश राशि है और उनके बीच यदि हम डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं, a डॉट b बराबर मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा। a तो पता है, b भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, यह भी पता है, बट ध्यान क्या देना होता है थीटा। और थीटा जो एंगल होती है, यह जो थीटा एंगल है वह a एंड वेक्टर b के बीच का एंगल है। और एंगल कैसे लिया जाता है, यही पे वो गलती कर गया। पिछले वाला बच्चा था वो गलती क्या कर गया, उसे यह ध्यान नहीं रहा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कब लेते हैं। तो देखिए किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल तब लेते हैं या तो दोनों का हेड एक पॉइंट पे मिलता हो या तो दोनों का टेल एक पॉइंट पे मिलता हो, तब इसे सही माना जाएगा। अब आप जरा इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखोगे तो आपने देखा कि इंसिडेंट रे तो ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ है, ऊपर की तरफ, इसका टेल बट इसका हेड, और यह एंगल आपने लिया और आपका आंसर कितना आ गया था 60 डिग्री, जो कि गलत है। अब हमें क्या करना है, इस इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब देखिए इस इंसिडेंट रे का टेल भी मिल चुका है और इस रिफ्लेक्टेड रे का
डिटेल भी मिल चुका है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, यह एंगल, और यह एंगल अगर 2 थीटा है तो टोटल 180 यानी 180 माइनस 2 थीटा। इसे हम अपने मन से मान लेते हैं कि चलिए यह एंगल अल्फा है। अब क्या करेगा वो बच्चा, देखिए ए का वैल्यू यहाँ से रखेगा i माइनस √3j डॉट बी का वैल्यू वहां से रखेगा i प्लस √3j। ओके, आगे चलते हैं। ए का मोड x का कंपोनेंट y के कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस करेगा तो लास्टली 2 into 2 इस बार cos, और देखिए थीटा, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल या तो यह लेके बनाइए या तो अल्फा हम मान लिए तो अल्फा लेके बनाते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 बराबर 4 इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू मिलेगा 120 डिग्री, सॉरी कॉस अल्फा का वैल्यू मिलेगा -1/2, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आया 120 डिग्री। तो एक टोटल एंगल मिल गया 120 डिग्री, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा अब प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 2 थीटा इक्वल्स टू, देखिए अल्फा है 120, इधर करोगे तो 180 माइनस 120 दिस इज योर 60 डिग्री, और अगर आपसे पूछा गया है थीटा तो 60/2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिस ऑप्शन इज आल्सो प्रेजेंट हियर, यानी सही वाला आंसर यह है। तो फर्स्ट केस वो बच्चा गलत करेगा जिसने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, तो नन ऑफ दिस। सेकंड वो गलत करेगा जिसने डायरेक्शन अच्छे से नहीं लिया, तो ऑप्शन वेट करता रहता है, और जब भी आपके एग्जाम में ऑप्शन आपको दिखेगा आप नहीं छोड़ पाओगे। तो ध्यान देना है कभी भी क्वेश्चन बनाए, क्योंकि आपके फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं उसमें मैक्सिमम कह सकते हैं 12th क्लासेस के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है उसमें 92-95% हमें वेक्टर के बारे में पढ़ना है, और क्वेश्चन टफ यहीं से हो जाता है। टफ नहीं कर सकते, अगर आपका वेक्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, ये हमारा टाइप 2 प्रॉब्लम हुआ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 3 टाइप का प्रॉब्लम कैसा पूछा जाएगा। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें हम यह देखने वाले हैं कि टाइप 3 का क्वेश्चन कैसे भी हम डील करेंगे।